आज के इस वीडियो में भारतीय संवैधानिक विकास से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस वनडे एग्जाम के रिलेटेड आएंगे एसएससी लेवल के, इसमें एसएससी जीडीएस हो, सीजीएल हो, एमटीएस, जितने भी एसएससी लेवल के क्वेश्चन होंगे जो मैट्रिक स्तर, हायर मैट्रिक स्तर या स्नातक स्तर के क्वेश्चन होंगे, उसमें वनडे एग्जाम को दृष्टि से शामिल किया गया है। इसमें देखेंगे भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उसको पहले देखते हैं, उसका डिटेल भी देखेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या होता है। यानी भारत शासन की जो एकात्मक पद्धति अपनाई जाती है उसका क्या लाभ है। ऑप्शन है, पहला अधिक अनुकूलनशीलता, दूसरा ऑप्शन है दृढ़ राज्य, तीसरा ऑप्शन है जनता द्वारा अधिक सहभागिता, चौथा ऑप्शन सत्तावाद की कम संभावनाएं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दृढ़ राज्य। दृढ़ राज्य का मतलब कि केंद्र इसमें सर्वशक्तिशाली होते हैं, क्योंकि केंद्र को ही सुदृढ़ता प्राप्त होती है। इसमें जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, जापान, ये सब की जो सरकारें होती हैं वहाँ केंद्र क्या है, शक्तिशाली होती है। जबकि भारत में एकात्मक के साथ संघात्मक व्यवस्था को, संघीय सरकार को अपनाया गया। इसमें क्या होती है, राज्य और केंद्र दोनों में शक्तियों का बंटवारा आता है, क्योंकि भारत में कुछ अवशिष्ट शक्तियों जैसे केंद्र के पास होना कुछ ऐसे लक्षण भी हैं, इसलिए भारत को कुछ एकात्म लक्षण के साथ संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस देश का अलिखित संविधान है। यहाँ देख सकते हैं एसएससी सेक्शन ऑफ परीक्षा 2006 में आया था क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है। तो अलिखित संविधान सिर्फ यूके का है, यूनाइटेड किंगडम से इंग्लैंड का होता है, क्योंकि भारत का भी सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यूएसए का भी पहला लिखित संविधान है, पाकिस्तान का भी हम लोग के साथ है नहीं, जब भारत का संविधान बना तो भी साथ में बना था। तीसरा क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। पहला ऑप्शन है वेवेल प्लान, दूसरा है क्रिप्स मिशन, और तीसरा ऑप्शन है आस्कट ऑफर, और चौथा है कैबिनेट मिशन। तो भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत होता है। यह भी देखिए पेपर एसएससी मैथ 2013 जो स्नातक स्तर की हुई थी टायर फर्स्ट, उसमें आया था वनडे एग्जाम में। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत की संविधान सभा का जो गठन होता है वो कैबिनेट मिशन योजना जो सुझाए गए प्रस्ताव के तहत 1946 में किया गया था। और संविधान सभा का जो गठन है संविधान निर्माण के लिए किया गया था, क्योंकि संविधान सभा इस संविधान का निर्माण करने के लिए गठित की गई थी। अप्रत्यक्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया गया था, क्योंकि प्रत्यक्ष निर्वाचन कराना संभव नहीं था उस टाइम। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी एन राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारत की संविधान सभा का जो अध्यक्ष था, यानी अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तभी सच्चिदानंद सिन्हा होंगे। डिटेल में देख लेते हैं। तो भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के द्वारा क्या है, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने था। वे एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे दो जो क्या है 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष, तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, थर्ड ऑप्शन है एम ए नीना, मोहम्मद अली जिन्ना से कहते हैं, तीसरा ऑप्शन है चौथा लाल बहादुर शास्त्री। इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
राजनीतिक समता पाई जाती है विशेषाधिकारों के अभाव में, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में, धन के समान वितरण में, व्यक्ति की तर्कसंगतता यानी बौद्धिकता में। इसका उत्तर हो जाएगा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में, क्योंकि इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का तात्पर्य है कि सभी को इसमें क्या है, मत देने का अधिकार होता है। तो क्या है, राजनीतिक समता के दृष्टि से धन के समय में तो आर्थिक समानता हो जाएगी यहाँ पे, और विशेषाधिकार के अभाव में तो हो ही नहीं सकती है। इसका डिटेल देते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन द्वारा क्या है, 18 वर्ष किया गया था, पहले 21 वर्ष था, की स्थिति में देश के प्रत्येक वयस्क नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने हेतु मत देने का अधिकार होता है, जो राजनीतिक समता यानी समानता की स्थिति को दर्शाता है। अन्य विकल्प समीचीन नहीं है। धर्म, अगला क्वेश्चन है 7वां। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं। जिसका अपना कोई धर्म न हो, जो नास्तिक हो, जो धर्म विरोधी हो, जो लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखता हो। धर्मनिरपेक्ष मतलब जिसका कोई धर्म न हो और सिर्फ धर्मनिरपेक्ष है। और स्नातक परीक्षा में आया था जो 80 लेवल का है 2002 में। धर्मनिरपेक्ष से क्या तात्पर्य है? ऐसे राज्य जिसका अपना कोई धर्म न हो, किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहन न दे, उसका लिए कोई व्यवस्था न करे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष शब्द है 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। तो न्याय, ऑप्शन है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। तो इस विषय में सही हो जाएगा। न्याय की भावना होती है, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, चारों ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप का कल्पना नहीं करती, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज कल्पना करती है, क्योंकि यह न्याय, समाज, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत है। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में देख सकते हैं। प्रस्तावना में भारतीय लोकतंत्र के जो आदर्श बातें हैं वो हमें प्रस्तावना में पाई जाती है, और इन्हीं की भावनाओं का क्या है को सजग करने के लिए संविधान में सभी भाग दिए गए हैं। इन्हीं चीज़ों को प्राप्त करने के लिए जो आदर्श दिए गए हैं प्रस्तावना में। कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों की झलक हमें क्या मिलती है? प्रस्तावना मिलती है। प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का तार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य, दर्शन प्रकट हो जाता है कि हमारा संविधान किस दिशा की ओर अग्रसर है, क्या क्या लक्ष्य और उसको उद्देश्य, आकांक्षाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, दूसरा ऑप्शन है एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, एक प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, चौथा ऑप्शन है एक गणराज्य के रूप में। तो इसका ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर होगा, एक प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। 26 जनवरी 1950 को क्या है, संविधान लागू होने के समय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया। ध्यातव्य है कि मूल संविधान की जो प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्ष अखंडता शब्द उस टाइम नहीं थे। इन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा गठित सरकार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किए गए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष
समाजवादी, अखंडता, ये तीन शब्द जोड़े गए थे। भारत गणतंत्र की यथार्थ सांविधिक स्थिति 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय क्या थी? एक प्रजातांत्रिक गणराज्य गणतंत्र था, एक प्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य था, एक प्रभुता संपन्न धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, चौथा है एक प्रभुता संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी प्रजातांत्रिक गणराज्य था। तो उस टाइम क्या था? एक प्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य था, क्योंकि उसमें धर्मनिरपेक्ष उस टाइम नहीं था और न ही समाजवादी था, न तो अखंडता ही था। तो इसका ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर होगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जिसका समावेश संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया? समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष, तीसरा गरिमा और चौथा है निष्ठा। जिसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष तो जोड़ा गया था, लेकिन गरिमा और निष्ठा शब्द क्या है? नहीं जोड़ा गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी और डी दोनों क्या है? नहीं जोड़ा गया था। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, समाजवादी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। तीसरा ऑप्शन है लोकतांत्रिक सत्ताधारी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य। चौथा है सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? स्वतंत्रता, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है समानता, ऑप्शन सी समाजवादी, ऑप्शन डी न्याय। तो इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि समाजवादी जो शब्द था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, इसलिए ये आदर्श संविधान लागू होते टाइम नहीं था। इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया? पहला है सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक गणराज्य की, दूसरा है समाजवादी, तीसरा है धर्मनिरपेक्ष और चौथा है संघीय। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी संघ की। अगला क्वेश्चन है, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? एक बार, दो बार, तीन बार, कभी नहीं। तो एक बार संशोधन हुआ, जब 42वां संविधान संशोधन 1946 में हुआ था, जिसके तहत समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता तीनों शब्द को जोड़ा गया था, इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा एक बार। हमारे संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित उल्लेख नहीं है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है, किसका नहीं है? देखते हैं तो पहला ऑप्शन है न्याय का, दूसरा है भ्रातृत्व का, तीसरा है प्रतिष्ठा की समानता का, चौथा है वयस्क मताधिकार का। तो न्याय, प्रतिष्ठा की समानता और भ्रातृत्व की तो बात की गई है प्रस्तावना में, लेकिन वयस्क मताधिकार की बात नहीं की गई। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा?
इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, व्यस्त मताधिकार। संविधान के निर्माताओं ने के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं मूल अधिकारों में। दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। तीसरा ऑप्शन है उद्देशिका में। चौथा है मूल कर्तव्यों में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उद्देशिका यानी प्रस्तावना में। डिटेल में देख लेते हैं तो भारतीय संविधान की जो उद्देशिका में संविधान निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। यदि संविधान के किसी भी मंतव्य का स्पष्टीकरण नहीं हो पाए तो उद्देशिका क्या है, निर्णायक भूमिका का निर्वहन करती है और मार्गदर्शन करती है। इन रिवारी यूनियन 1960 मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं के आशय को स्पष्ट करने वाली कुंजी है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में संघी शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। तो संघी शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में हुआ है, भाग 3 में, अनुच्छेद 368 में। तो संविधान में कहीं नहीं। तो सही में क्या गया कि भारत के संविधान में संघी शब्द का प्रयोग कहीं हुआ ही नहीं है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी। संविधान भारतीय संविधान में संघ यानी फेडरेशन शब्द के स्थान पर क्या है, अनुच्छेद 1 के अंतर्गत राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है, फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यानी क्या है, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, ये राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन है संविधान में सम्मिश्र अथवा संयोजित भारत का वर्णन निम्नलिखित में किस प्रकार किया गया है। एक राज्य संघ, अर्धसंघीय राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का एक परिसंघ, अंशतः एकात्मक तथा अंशतः संघीय। तो भारत क्या है, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का एक परिसंघ है। इससे क्या है, राज्य अलग नहीं हो सकते, ये राज्य और संघ क्षेत्रों से मिलकर एक परिसंघ बना है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सीधे करेक्ट आंसर। देख लेते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार यद्यपि संविधान की संरचना परिसंघात्मक है, किंतु यह परिसंघ इकाइयों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है, यानी राज्यों द्वारा किसी समझौते का परिणाम नहीं है तथा किसी भी संगठक इकाई को उससे अलग होने का अधिकार, यानी कि ये कोई समझौते का परिणाम नहीं है कि तुम इसमें शामिल हो जाओ और बाद में अलग हो जाओ। यानी कि इसमें जो भी राज्य सम्मिलित हो गए हैं उन्हें इससे अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये राज्य क्या है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से इसमें विलय हो गए हैं। तो ये विलय होने के बाद ये क्या है, अलग नहीं हो सकते। देखिए अमेरिका के जो राज्य हैं वो अलग हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है, राज्यों का संघ है। दूसरा एकात्मक विशिष्टताओं वाले संघीय राज्य है। तीसरा ऑप्शन है संघीय विशिष्टताओं वाले संघीय राज्य है। चौथा है संघीय राज्य है। तो इसका क्या है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ये हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, राज्यों का संघ कहा गया है। परिसंघ तो कहा नहीं गया है, परिसंघ एक प्रबल एकात्मक एकता के आधार नहीं कहा गया है, महासंघ भी नहीं कहा गया है। तो क्या है, राज्यों का संघ कहा गया है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। सरकार का लोकतांत्रिक रूप, सरकार का संघी स्वरूप, सरकार का समाजवादी स्वरूप
चौथा है सरकार का एकात्मक स्वरूप। इसका उत्तर हो जाएगा सरकार का संघीय स्वरूप में शक्तियों का विभाजन दिया गया है, जिसमें स्वतंत्र न्यायपालिका भी है। डिटेल में देखते हैं तो संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संघात्मक संविधान का मूल तत्व है। ये विभाजन एक संविधान द्वारा किया जाता है जो देश की सर्वोच्च विधि होता है। क्योंकि सरकारों की शक्तियों का विभाजन एक लिखित संविधान द्वारा होता है, जिससे विभिन्न सरकारें एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप न करें। इसके लिए एक ऐसी संस्था की आवश्यकता होती है जो स्वतंत्र निष्पक्ष व केंद्रित राज्य सरकारों के बीच विवादों की निष्पक्षता से निपटारा कर सके। शक्ति का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका क्या प्रावधान किया गया है संघीय सरकार। अगला क्वेश्चन है भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है। भारत में संघीय राज्य क्षेत्र कितनी है। तो इस ऑप्शन की दृष्टि से 5, 7, 9, 6 तो ऑप्शन की दृष्टि से 7 होंगे, लेकिन 2022 से क्या है जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसमें 2 क्षेत्र बढ़ गए तो 7 9 हुए। लेकिन और जो दादरा नगर हवेली और दमन जो अलग थे दोनों एक में हो गए, तो 9 के बाद एक घटकर 8 हो गए हैं। तो वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में 8 हैं। प्रश्नकाल के दौरान भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या क्या थी, उत्तम 7 थी, लेकिन जो वर्तमान में 2022 में 8 हो गए। दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दमन व दीव तथा दादरा नागर हवेली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख। अगला क्वेश्चन है समाजवादी चिंतक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समानता के अधिकार को बढ़ाने की वकालत करते हैं। राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र और विधि क्षेत्र। समाजवादी चिंतक क्या है, आर्थिक क्षेत्र में समानता की बात को बढ़ाने की वकालत करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी द करेक्ट आंसर। समाजवादी चिंतक आर्थिक क्षेत्र में समानता के अधिकार को बढ़ाने के लिए की वकालत करते हैं। उनका मानना है कि आर्थिक विषमताएं ही समाज में संघर्षों का प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है। राष्ट्रपति द्वारा, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा ऑप्शन है गृह मंत्री और चौथा है उपराज्यपाल। तो भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का जो दैनिक प्रशासन है उपराज्यपाल के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि संघीय क्षेत्र में उपराज्यपाल ही वहाँ का प्रमुख होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। संविधान के अनुच्छेद 239 फर्स्ट के तहत संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्त किए गए प्रशासक से दिल्ली एवं कुछ अन्य राज्य संघ राज्य क्षेत्रों में उपराज्यपाल कहा जाता है के माध्यम से किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है। मत देने का अधिकार, जीवन का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार। तो इसमें जीवन का अधिकार राजनीतिक अधिकार नहीं होगा, क्योंकि जीवन का अधिकार मूल अधिकार है। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का सुरक्षा के तहत मौलिक अधिकार है। विकल्पों में दिए गए अन्य अधिकार राजनीतिक अधिकार में सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से इस सन में भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए। 1952, 1976, 1979 और 1981। इसका उत्तर जाएगा 1976। 1976 में भाग 4A और अनुच्छेद 51A में जोड़कर 10 मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई।
सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 22वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3/1/1977 से लागू भारतीय संविधान में भाग 4A तथा अनुच्छेद 51A जोड़कर भारतीय नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए, जिनकी संख्या 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद 11 हो गई थी। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, 15 अगस्त 1948 और 26 नवंबर 1949। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 26 जनवरी 1950। संविधान सभा के तृतीय वाचन की समाप्ति 26 नवंबर 1949 को हुई और इसी तिथि को सभा के सभापति के हस्ताक्षर के साथ ही संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मान्वित किया गया था। इस तिथि से यद्यपि भारतीय संविधान के नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से जुड़े उपबंध लागू कर दिए गए, किंतु अंतिम रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ तथा इस तिथि को ही उसके प्रारंभ होने की तारीख कहा गया। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने 1930 में इस तिथि को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अपनाया गया था कब? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1946, तीसरा ऑप्शन 26 नवंबर 1949 और चौथा ऑप्शन है 31 दिसंबर 1950 को। इसका उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को